फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी पॉलीटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन अब स्टार्ट होने वाले हैं थोड़े ही दिनों में। तो ऐसे में आप लोग को प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यूअस करनी है। तो कुछ एक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अधिकतर कई बार पूछे जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज आपसे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का टॉपिक होगा दोस्तों गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, एक उदाहरण देकर के आपको उसकी कार्यविधि की व्याख्या करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2016 में भी पूछा गया है। साथ ही साथ कई बार यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन हम देखते हैं दोस्तों। गैल्वेनिक सेल के डेफिनेशन में दोस्तों हम बताएंगे कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वे सेलें, क्योंकि गैल्वेनिक सेल हैं तो जाहिर सी बात है वो ऊर्जा उत्पन्न करेगी। तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वे सेलें जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यदि परिवर्तित कर देती है तो उसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे या फिर इसको हम वोल्टाइक सेल कहेंगे। इसका हम आपको बता दें डायग्राम क्या होता है कि दो हम पात्र लेते हैं। पहले वाले पात्र में हम लेते हैं जिंक की छड़ और इसको डुबाते हैं हम ZnSO4 जिंक सल्फेट के विलयन में। दूसरा लेते हैं दोस्तों हम कॉपर की छड़ और इसको डुबाते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो पहला हमारे पास छड़ है जो ये है हमारा जिंक का छड़, और दूसरा हमारे पास जो छड़ है ये है हमारा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का छड़। और दोनों विलयनों को दोस्तों यानी कि ZnSO4 और CuSO4 दोनों विलयनों को हमको क्या करना है दोस्तों, एक साल्ट ब्रिज की सहायता से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ZnSO4 चूंकि यहाँ पर विलयन में जब डुबाया जाएगा तो ये धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा। उसके पश्चात जो है एक धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी और इस धारा प्रवाहित होने का जो मान है उसका हम पता लगाएंगे कैसे, तो एमीटर लगा करके। क्योंकि हम जानते हैं कि एमीटर जो होता है ये धारा किसी भी परिपथ में प्रवाहित होती है, कितनी प्रवाहित होती है उसका पता लगाता है। तो एमीटर हम लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है उस विद्युत ऊर्जा का मान कितना है। ठीक है, इन सेलों के जो मुख्य बिंदु हम लिखेंगे उन बिंदुओं को हम समझते हैं। सबसे पहला बिंदु लिखेंगे हम कि इनमें दो बीकरों में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन लिए जाते हैं। यहाँ पे हम पहला बीकर है, ये दूसरा बीकर है। दोनों बीकर में हम भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन को लिए हैं। पहला विलयन है हमारा ZnSO4 का, दूसरा है हमारा कॉपर सल्फेट का। तो ये टॉपिक आप समझ गए। दूसरा है आपका दोनों बीकरों में विभिन्न पदार्थ के दो इलेक्ट्रोड अलग अलग रखते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों बीकरों में अलग अलग पदार्थ के इलेक्ट्रोड रखेंगे। यानी कि पहले में हमने जिंक का इलेक्ट्रोड रखा है तो दूसरे में हमने कॉपर का रखा है। ठीक है, इन्हें सेट करने के में दोनों बीकरों के मध्य जो है साल्ट ब्रिज या सरंध्री पात्र रखते हैं। या सरंध्री पात्र रखिए या फिर साल्ट ब्रिज रखिए। तो मैंने साल्ट ब्रिज का एक्सप्लेनेशन कर दिया है तो आप साल्ट ब्रिज ही समझिए। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि साल्ट ब्रिज की सहायता से दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर अभिक्रिया होती है दोस्तों, इन अभिक्रिया को भी हम बताएंगे। और यह अभिक्रिया जो होती है यह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद बता दें कि यहाँ पे इनमें एनोड जहाँ ऑक्सीकरण होता है वह ऋणात्मक ध्रुव होता है। यानी कि ये जो हमारा छड़ है जहाँ पे हमारे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी ये हमारा ऋणात्मक ध्रुव होगा, यानी कि नेगेटिव पोल होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और ये जो कॉपर का छड़ है इस पर हमको अपचयन की क्रिया देखने को मिलेगी। किस तरीके से होता है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाहरी सर्किट में, यानी कि हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो बाहरी सर्किट में दोस्तों फ्लो होंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो एनोड से कैथोड की तरफ यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ये गति करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहली बात बता दें जिंक पर क्या अभिक्रिया होती है एनोड पे। तो जिंक जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो होता है Zn जो है ये Zn2 पॉजिटिव कब बनेगा, तो जब यह दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो जब दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो Zn2 पॉजिटिव बन जाता है। तो ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगा। ठीक है, कंप्लीट है नहीं, ये अर्ध अभिक्रिया इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो कॉपर है ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो Cu2 पॉजिटिव तो दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो दो पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ
पर Cu बन जाएगा, तो ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को हम ऐड करेंगे, तो हमारा संपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये संपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारा यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहें।